केरल के कोझिकोड में हुए विमान हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उड्डयन मंत्रालय का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB हादसे की जांच करेगा। इसके लिए 2 जांच टीमें कोझिकोड पहुंच चुकी हैं। रनवे पर लैंडिंग के दौरान विमान के फिसलने से 18 लोगों की मौत हुई है, जबकि ज्यादातर लोगों को चोटें आई हैं। वंदे भारत अभियान के तहत ये विमान दुबई से लौटा था। विमान में 190 लोग सवार थे। विमान में 10 छोटे बच्चों समेत 184 यात्री, 4 केबिन मेंबर, पायलट और को पायलट शामिल थे। जान गंवाने वालों में पायलट और को पायलट दोनों शामिल हैं। राहत बचाव का काम पूरा हो चुका है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। पीएम मोदी ने केरल के सीएम से फोन पर बात की और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को मौके पर जाने को कहा है। देर रात ही रवाना होने के बाद मुरलीधरन घटनास्थल पर फिलहाल पहुंच चुके हैं। कोझिकोड एयरपोर्ट में जो दुर्घटना हुआ है कल, उसमें 19 लोगों को मृत्यु हो चुका है। इसमें से 2 पायलट है और एक माँ और 1 साल की एक बच्चा भी है। इसी दुर्घटना को DGCA ने इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। अभी यूनियन मिनिस्टर मुरलीधरन करीपुर पहुंच चुका है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन भी इधर आने वाले हैं। अभी 13 अस्पताल में, बाकी लोग जो इस दुर्घटना में उसका इंजर्ड हो गया है वो 13 अस्पताल में अभी ट्रीटमेंट में है। इसमें 15 लोग का जो इंजरीज थोड़ा सा सीरियस है। बाकी 123 ट्रैवलर्स उसका माइनर इंजरीज है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि कैजुअलिटीज़ और इंक्रीज नहीं करेगा। और आज इस तरह का इन्वेस्टिगेशन होगा कि ये दुर्घटना कैसा हो गया, और इसके लिए जो DGCA का जो एक्सपर्ट्स है वो इस एयरक्राफ्ट वगैरह को इंस्पेक्ट करेगा। इसमें से एक बात यह है कि जो मौसम बहुत ख़राब दे, इसलिए विजिबिलिटी बहुत कम दे। इसके वजह से जो पायलट बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, जो पहले एयरफोर्स का पायलट भी थे, दीपक साथे, वो उनकी विजिबिलिटी कम हो गया। फिर उन्होंने ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग के लिए भी कोशिश की। इसलिए इधर का एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो इतना एक्सपीरियंस्ड पायलट है दीपक साथे, इसलिए दुर्घटना में कैजुअलिटी का नंबर कम हो गया है। वंदे भारत की उड़ान थी जो दुबई से आ रही थी। पैसेंजर मैनिफेस्ट के अनुसार 190 इसमें पैसेंजर्स थे और ये 7:41 पे फ्लाइट लैंड हुई है। क्योंकि वेदर कंडीशन जो है मानसून के कारण अनफेवरेबल थे, जो लगता है कि पायलट ने इस फ्लाइट को, क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, रनवे के आखिर तक रोकने की कोशिश की, पर वो स्लिपरी कंडीशंस के कारण ये मिसअप हुआ और 35 फीट की वहाँ ड्रॉप है। इसलिए पर तुरंत जो रेस्क्यू लोग हैं, हमारे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस बहुत ही जल्दी वहाँ पहुँच गए। लोगों का भी सहयोग रहा है और एक तरीके से, वैसे मैंने कहा, एक भी मृत्यु ऐसी दुर्घटना में हो जाए तो वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होती है, पर शुक्र है कि वो हवाई जहाज को आग नहीं लगी, बिकॉज आवर टास्क वुड हैव बीन मच मोर डिफिकल्ट इफ द प्लेन हैड कॉट फायर। बाकी मैं अभी खुद जा रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में हमेशा ये ठीक समझा जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन के लोग होते हैं उनको पहले काम करने देना चाहिए। इसलिए हमारी जो 2 टीम्स है, एक 2 बजे सुबह, एक 5 बजे निकल पड़ी है। टेबल टॉप रनवे काफी मुश्किल माने जाते हैं और यहाँ लैंडिंग या टेक ऑफ करते वक्त पायलट्स को काफी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि टेबल टॉप रनवे किसी मैदानी इलाके में मौजूद आम रनवे की तरह नहीं होते। इन्हें पहाड़ों को समतल करके बनाया जाता है, जिस वजह से रनवे के आगे पीछे ढलान या खाई हो सकती है। कई बार तो ये खाई काफी गहरी होती है और यही वजह है कि ऐसे टेबल टॉप रनवे पर विमान की लैंडिंग या टेक ऑफ काफी मुश्किल मानी जाती है, क्योंकि अगर
जरा सी भी चूक हुई तो विमान रनवे से फिसलकर खाई में गिर सकते हैं और ऐसे में यहाँ विमान को उतारने या उड़ान के लिए पायलट का अनुभव होना बेहद जरूरी होता है। हालांकि हादसे का शिकार हुए बोइंग 737 विमान को भी एयर इंडिया के एक बेहद अनुभवी पायलट दीपक वसंत साठे उड़ा रहे थे। विंग कमांडर साठे इस पहले इंडियन एयरफोर्स फाइटर पायलट थे और वायुसेना ने उन्हें उनकी काबिलियत के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा था। इसके अलावा वो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के टेस्ट पायलट भी थे। बेहद अनुभवी साठे बोइंग 737 से पहले वो एयरबस 310 भी उड़ा चुके थे। ये जो हादसा हुआ, विमान हादसा, बड़ा हादसा है, इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? देखिए, दोनों कप्तान जो हैं, एक तो बहुत ही सीनियर कैप्टन हैं और दूसरे फर्स्ट ऑफिसर जो थे। कल की एक तो बता दें, इस हवाई अड्डे में 9000 फीट के आसपास का हवाई अड्डा है। कल का मौसम बारिश का भयंकर बारिश था और एक बार मिस्ड अप्रोच हुआ, फिर दोबारा उतरने का प्रयास किया कप्तान ने और परिस्थितियां क्या थी उस समय उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होता, लेकिन संभावित तौर से क्योंकि बारिश अधिक होने के कारण और हो सकता है उस समय विंड शेयर भी मिला हो। विंड शेयर एक ऐसा विषय होता है जो जहाज के उतरते समय वायु का दिशा बहुत जोर से बारिश के समय बदलता है, जिसके कारण जहाज अपने आप गिरता है। दूसरी संभावना है कि क्योंकि उतरने आ रहे थे तो पावर इतना कम था कि वो फिर दोबारा अगर उड़ने का उन्होंने प्रयास किया होगा, वापस गो अराउंड करने का, तो उसकी संभावना थी। और तीसरा है कि पूंछ की तरफ से हवा का वेग अगर मिलता है तो कई बार जहाज अपने स्थान से बहुत आगे निकल जाता है। क्योंकि ये कप्तान बहुत अनुभवी थे, इसलिए ये मानना कि उन्होंने परिस्थितियों को नहीं समझा होगा, ये बिल्कुल अनुचित होगा। लेकिन कई बार कप्तान के प्रयास के बाद भी ये दुर्घटना है और दुखद है और संवेदना है कप्तानों के परिवारों के प्रति, कप्तानों के प्रति और उन यात्रियों के लिए जो जख्मी हुए, जिनकी मृत्यु हुई। तो हालांकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दुबई से कोझिकोड आ रहा था ये विमान। लैंडिंग के दौरान कोझिकोड में भारी बारिश हो रही थी जो बताया जा रहा है और उसी बीच एयरपोर्ट के रनवे पर बहुत फिसलन थी। खराब मौसम की वजह से 2 बार हालांकि लैंडिंग भी जो है वो टाली गई। तीसरी बार में रनवे नंबर 10 पर यह विमान उतरा। विमान फिसलते हुए रनवे से आगे निकल गया और तेज रफ्तार की वजह से विमान नीचे खाई में जा गिरा। देश के कई इलाके इन दिनों बाढ़ से जूझ रहे हैं। कहीं बारिश का पानी नहीं निकला तो कहीं बांध से छूटे पानी ने तबाही मचा दी। बारिश से बर्बादी की कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सरयू और घाघरा नदी में आई बाढ़ की वजह से तटबंध टूट गया। तो कर्नाटक के बेलगावी और केरल के एर्नाकुलम में भी बारिश की मार बाढ़ बनकर गांवों पर टूट पड़ी। बिहार के मुजफ्फरपुर, गुजरात के जूनागढ़ और कर्नाटक के कोडगू में भी बाढ़ के हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें जरा देखिए, हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, लेकिन कमोबेश एक जैसी ही ये तस्वीरें आपको नजर आएंगी क्योंकि ये जगह जो हैं वो बाढ़ से बेहाल हो गए हैं। ऐसे में चाहे यूपी हो, कर्नाटक हो, केरल हो, बिहार हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, ये सारी जगहों पर दरअसल बारिश हो रही है। कई नदियां उफान पर हैं जिसकी वजह से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कई जगहों पर निचले इलाके जो है वो पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। कई जगहों पर अब रिहायशी इलाकों तक पानी पहुंच चुका है, लोगों के घरों में पहुंच चुका है, जिसकी वजह से अब लोगों को भी जो टीमें वहां पर तैनात की गई हैं वो निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही हैं। क्योंकि दिक्कत इस वक्त ये है कि बारिश जो है वो थम नहीं रही, जिसकी वजह से पानी जो है वो निकल नहीं पा रहा है और पानी का जो स्तर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं केरल के एर्नाकुलम में भारी बारिश के बीच आए हाई टाइड की वजह से समंदर का पानी गांवों में घुस गया। हालांकि प्रशासन और गांव वालों ने समंदर के पानी को गांव में घुसने से रोकने के लिए गांव की सीमा पर रेत और मिट्टी से भरी बोरियों की दीवार खड़ी की थी, लेकिन समंदर की लहरों के तेज बहाव में ये दीवार ढह गई और समंदर का पानी गांवों में घुस गया। निचले इलाकों में बने कई घरों में भी समंदर का पानी पहुंच गया।
तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, पानी का रफ्तार देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके रास्ते में जो कुछ आ रहा होगा, ये पानी जो है वो अपने साथ उसको बहाकर ले जा रही होगी। भारी बारिश की वजह से समंदर की लहरें जो हैं वो इलाके में कोहराम मचा रही हैं। हालांकि गांव के जो लोग हैं उन्होंने एहतियाती बोरियों के माध्यम से एक दीवार खड़ी की थी ताकि जो पानी है उसे गांव तक पहुंचने से रोका जा सके, लेकिन लहरों ने उन्हें भी अपने आगोश में ले लिया। वहीं केरल के वायनाड में बारिश और बाढ़ के बीच एनडीआरएफ के जवान पानी में फंसे लोगों को बचाने में जुटे हैं। वायनाड में एक पुल टूटने की वजह से कुछ लोग फंस गए। इसके बाद एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला है और रस्सी का एक जाल का झूला बनाकर लोगों को नदी पार कराने की कोशिश शुरू कर दी। इसके बाद लोग एक एक कर पहाड़ी नाले को पार कराते नजर आए और धीरे धीरे एक एक लोग को वहां से बाहर निकाला गया है। और उत्तराखंड के चमोली में अचानक पहाड़ खिसकने से मलबा सड़क पर आ गिरा। यह हादसा बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ। पहले पहाड़ के ऊपर से कुछ पत्थर गिरने शुरू हुए और जब तक लोगों को कुछ समझ में आता तब तक तेजी से पत्थर नीचे गिरने शुरू हो गए। गनीमत ये रही कि हादसे के समय उस रास्ते से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, लेकिन पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश के गोंडा में सरयू और घाघरा नदियों में आई बाढ़ तबाही मचा रही है। तमाम तैयारियों के बाद भी नदियों के तटबंध बाढ़ के पानी को रोक नहीं पाए और बाढ़ का पानी बांध तोड़कर गांवों में घुस गया। हालांकि लंबे समय से सरकारी अफसर बाढ़ से निपटने की तैयारियों का दावा कर रहे थे, लेकिन बाढ़ के तेज बहाव में 50 मीटर तक तटबंध जो है वो टूट गए और अब घाघरा के पानी ने खेतों की जमीन को भी काटना शुरू कर दिया। घाघरा का पानी खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है और बाढ़ की मार से बचने के लिए लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं कर्नाटक के कोडगू में बाढ़ की वजह से हालात काफी बिगड़ गए। वहां सड़कें कमर तक पानी में डूब चुकी हैं और लोगों के लिए आना जाना भी मुश्किल हो गया है। भारी बारिश के बाद बाढ़ का पानी इतनी तेजी से बढ़ा है कि वो जो कॉफी के यहाँ बागान हैं उन पर भी पानी पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अगले 11 अगस्त तक अभी और बारिश हो सकती है। राज्य के कई इलाकों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कहर जारी है। मुजफ्फरपुर में बहने वाली बूढ़ी गंडक और बया नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बूढ़ी गंडक से जुड़े तिरहुत नहर का बांध जो है वो टूटने के बाद पानी पंचायतों में फैल चुका है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ की वजह से कई गांव पूरी तरह से डूब गए और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। वहीं बिहार के समस्तीपुर में बागमती नदी ने हाहाकार मचा रखा है। बारिश के साथ बाढ़ की मार से कई गांव पूरी तरह से डूब चुके हैं। पानी के तेज बहाव में कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि पिछले 24 घंटों से बारिश में कुछ कमी आई, लेकिन बाढ़ पर कोई असर नहीं पड़ा और कई जगहों पर बांध जो है वो तोड़कर निकला पानी सड़कों के ऊपर भी तेजी से बह रहा है। पिछले कुछ दिनों में बागमती नदी में इतनी तेजी से पानी बढ़ा कि कई लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए, लेकिन लोगों को अभी भी प्रशासन से राहत मिलने का इंतजार है। बागमती नदी का जीरो मार्च बांध के बगल से पानी ओवरफ्लो होकर के बह रही है। ऐसा लग रहा है बागमती नदी का जो मुख्य धारा है वही यहाँ पर है, जिसके कारण आप देख सकते सामने में जो मकान था, नया मकान का निर्माण हुआ था, वह मकान ध्वस्त हो गया है इस पानी के तेज प्रवाह के कारण। और ये रामपारन गांव है और बीच गांव से इस तरह का प्रवाह हो रहा है और गांव को इस बागमती नदी के जलधारा ने 2 भाग में बांट के रख दिया है और काफी लोगों को परेशानी हो रही है। और बड़ी खबर आ रही है सुशांत केस में। सूत्रों के मुताबिक ईडी सोमवार को रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। एक दिन पहले भी ईडी ने रिया के भाई शोविक से पूछताछ की थी और उनसे उन संपत्तियों के दस्तावेज तलब किए थे जिनका जिक्र रिया ने पूछताछ के दौरान किया। ईडी ने रिया से सुशांत मामले में करीब 9 घंटे की पूछताछ की, तो जिसके बाद अब जानकारी मिल रही है कि ईडी जो है वो सोमवार को रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। हालांकि इससे पहले शोविक से पूछताछ हुई, रिया से पूछताछ हुई, संपत्तियों के दस्तावेज तलब किए गए थे, उनका जिक्र रिया ने पूछताछ के दौरान किया। ईडी ने रिया से सुशांत मामले में करीब 9 घंटे की पूछताछ की थी।
दिवाकर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या जानकारी मिल रही है कि रिया के भाई से एक बार फिर से पूछताछ होगी और उनके पिता से भी पूछताछ होगी? बिल्कुल अर्पिता, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही, जो ईडी के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सोमवार को जो है रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, जो कि हालांकि कल भी मौजूद थे लेकिन ईडी ने उनसे पूछताछ नहीं की थी, लेकिन अब ईडी उनसे पूछताछ करने की तैयारी में है और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक उन्हें समन किया जा चुका है ईडी की तरफ से। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि सोबिक चक्रवर्ती से जो है कल पूछताछ ईडी ने की थी, लेकिन अब ईडी उनसे दोबारा पूछताछ करना चाहती है और इसीलिए सोमवार को उन्हें भी अपने पिता के साथ बुलाया गया है कि आप ईडी दफ्तर आइए 11 बजे के आसपास और यहां से आपसे पूछताछ होगी। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी से आज जो है ईडी पूछताछ करने वाली है और जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और फिर ईडी उनसे पूछताछ करेगी। सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स हैं जो सुशांत के घर में रहते थे और जिस दिन सुशांत ने सुसाइड किया था उस वक्त भी वो घर में मौजूद थे। तो ईडी उनसे भी तमाम जानकारी लेना चाहती है कि आखिर घर में क्या चल रहा था, किस तरह के माहौल था घर में, कितने खर्चे कौन कर रहा था और घर का खर्च कौन चला रहा था। ये तमाम जो चीजें हैं वो ईडी पूछताछ करना चाहती है। और महत्वपूर्ण चीज क्या उनको ट्रांजैक्शन के बारे में क्या जानकारी है, जो 15 करोड़ के मामले को लेकर ईडी जांच कर रही है उसमें अब सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ होगी। और आज की पूछताछ के बाद सोमवार को फिर जो है इंद्रजीत चक्रवर्ती और सोबिक चक्रवर्ती, इन दोनों से पूछताछ की जाएगी क्योंकि ईडी परत दर परत जो है वो पूछताछ कर रही है और ईडी यही वजह है कि वो जान लेना चाहती है क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं ये सुशांत की लाइफ में थे, इन्वॉल्व थे और कहीं ना कहीं जिस तरह से कल जो है रिया चक्रवर्ती से करीब 9 घंटे तक पूछताछ हुई है। हालांकि जो जानकारी निकल के सामने आई कि रिया जो है ज्यादातर सवालों के जवाब दे नहीं पा रही थी और वो ये साफ तौर पर कह रही थी आप नजर बनाए रखिए, कोई अपडेट होगा तो भी हम आपकी तरफ रुख करेंगे। इसी बीच जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं, सुशांत केस में पैसों के लेन देन के मामले में ईडी ने जांच तेज कर दी है। सुशांत केस में आज ईडी सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ करेगा। सिद्धार्थ पिठानी 14 जून के सुशांत की मौत वाले दिन उनके फ्लैट पर मौजूद थे और उन्होंने ही सुशांत की मौत की खबर उनके परिवार वालों को दी थी। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में आज ईडी उनके दोस्त और रिया के भी करीबी माने जाने वाले सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ करेगी। इस मामले में 2 दिन पहले ईडी ने सिद्धार्थ पिठानी को समन जारी किया था और मुंबई के इस ही दफ्तर में, जो कि बलाड स्टेट इलाके में ईडी का ये दफ्तर है, इसी दफ्तर में उन्हें बुलाया गया है। और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ पिठानी यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद ईडी के जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ करेंगे। कल इसी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई सोबिक चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से यहां पर ईडी ने पूछताछ की थी और इसके बाद आज सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ होगी। महत्वपूर्ण चीज ये है कि सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स हैं जो कि सुशांत के दोस्त थे और उनके रिया से करीबी होने की भी जानकारी सामने आई थी। और इतना ही नहीं बल्कि सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स थे जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी उस वक्त घर में मौजूद थे और साथ ही साथ उन्हें इस चीज की भी जानकारी है कि आखिर घर में चलता क्या था, रिया किस तरह से जो है घर को कंट्रोल करती थी और साथ ही साथ जो पैसे ट्रांसफर हो रहे थे वो पैसे खर्च कहाँ हो रहे थे, ये तमाम जानकारी लेने की कोशिश ईडी इस पूरे मामले में करेगी। तो सुशांत सिंह केस की गूंज भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका तक पहुंच चुकी है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी एक होर्डिंग की तस्वीर शेयर की जिनके जरिए सुशांत के फैंस ने उनको इंसाफ दिलाए जाने की मांग की। तो ये पोस्टर सुशांत की बहन ने ये तस्वीर शेयर की है, एक वीडियो उन्होंने साझा किया सोशल मीडिया पर जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि ये यानी सुशांत को इंसाफ दिलाने की मांग सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में भी जो उनके फैंस हैं वो भी अब यही मांग कर रहे हैं कि सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी सच्चाई है वो सबके सामने आनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे केस में अब सीबीआई भी जांच करेगी, ईडी भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। कल ही रिया चक्रवर्ती से 9 घंटे की पूछताछ हुई है और उसके साथ साथ अब जानकारी ये भी कि सोमवार को रिया के पिता और उनके भाई सोबिक से फिर से पूछताछ होगी।
उधर 2 दिन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के पास नोएडा में कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। उन्होंने नोएडा के सेक्टर 39 में बने 420 बेड वाले कोविड हॉस्पिटल का मुआयना भी किया। सीएम योगी नोएडा के सेक्टर 128 में कोरोना के लिए बनाए गए कंट्रोल सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे। लड़ाई अभी हमारी समाप्त नहीं हुई है, अभी भी चालू स्थिति में है। हमारे लिए सबसे पहले इसमें गौतम बुद्ध नगर और एनसीआर का जो हमारा रीजन है, यह सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि दिल्ली के कारण व्यापक पैमाने पर यहाँ पर इन्फेक्शन देखने को मिला था।